25-24 के बजट तक पहुंच जाएं सेफली। लेकिन इस एक बजट से कोई इन्फ्लेशन टैकल नहीं होगी, कोई नए रोजगार नहीं बनेंगे। ये कह देना बहुत आसान है कि हमने इन्वेस्ट कर दिया तो उससे रोजगार बन जाते, ये ऐसा नहीं होने वाला। तो मैं एक सवाल और करूंगा अभिषेक जी, उसके बाद में प्रवीण जी के पास चलूंगा। आपसे जानना ही चाहता हूं कि बताया गया है कि ये अमृत काल का पहला बजट है और हम जो काम कर रहे हैं ना वो 2047 को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। दूसरी तरफ सियासी लोग ये मानते हैं कि बात बड़ी करो, काम तुरंत का करो। तो आपसे बताओ अर्थशास्त्री, ये जानना चाहता हूं ये बजट वाकई 2047 को ध्यान में रखते हुए है या बात 2047 की और ध्यान में 2024 का चुनाव है? क्या है सच? देखिए, 2019 का बजट है, 5 जुलाई 2019 मैडम का पहला बजट था। जी उन्होंने कहा मैं एक दशक के लिए बजट बना रही हूँ, और अगस्त 2019 में ही उन्हें रिलीफ देना पड़ गया था ऑटो सेक्टर को और कुछ सेक्टर्स को। तो हमारे यहाँ जैसे हमने लॉन्ग टर्म का बजट बनाया था, 2022 में किसान की आय दुगनी हो चुकी है, हर आदमी को पेयजल मिल चुका है, साफ पेयजल, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल चुकी हैं। बिजली भी, हम इलेक्ट्रिक कारें भी ला रहे हैं, जबकि बिजली में कल की रिपोर्ट खुद कह रही है कि हम आत्मनिर्भर होंगे 25 साल बाद। तो लॉन्ग टर्म की तो आप बात कर दीजिए, लेकिन जो आज का आदमी है वो कहता है कि आज मेरी जेब में क्या आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है ये विजन ठीक हो, लेकिन आज किसी की जेब में कुछ नहीं आया, आज निराशा ही मिली है अगर रिफॉर्म्स की बात करें। लेकिन अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो हाँ, ये बजट कामयाब है, हर सेक्टर को कुछ ना कुछ मिला है और इसका ढोल पीटा जा सकता है और वोट लिए जा सकते हैं। वो किया जाता है। तो अभिषेक जी ने तो निर्मम टिप्पणी कर दी, वस्तुतः कुछ नहीं, पर राजनीतिक दृष्टि से बहुत कुछ। आर्थिक सुधारों की दृष्टि से बात करेंगे तो भाई बहुत उम्मीदें नहीं जाग रही तुरंत में, लेकिन अगर राजनीतिक लाभ की दृष्टि से बात करें तो हर व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है। पर सबसे ज्यादा बात हो रही है टैक्स के संदर्भ में। मेरे साथ में थोड़ी देर पहले भी प्रवीण जी थे। प्रवीण जी, मुझे लगता है कि अब आपने थोड़ा एनालिसिस कर लिया होगा तो शायद ज्यादा तार्किक तरीके से वस्तुतः जनता को बता पाएंगे जो मिल रहा था और अब जो मिलेगा उसमें वाकई कोई अंतर है कि अंतर केवल घोषणा में रहा, जेब में हाथ डाला तो वैसे का वैसा ही बटुआ रहा? प्रवीण जी। सर, ये बिल्कुल जलेबी की तरह बजट है। जी। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुआ कि 7 लाख का रिबेट मिलेगा, बट आप ये देखिए कि ये सिर्फ उन लोगों पे लागू है जिनकी इनकम 7 लाख से कम है। जी। अगर आपकी इनकम 7 लाख 1 रुपया है तो आप पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, या उससे ऊपर इनकम है तो उसके अंदर बहुत ही माइन्यूट जो स्लैब के अंदर डिफरेंस आए हैं जी। वो बेनिफिट मिलेगा, बट दैट इज वेरी वेरी मिनिस्क्यूल, बट मिलेगा थोड़ा सा बेनिफिट। एक प्रोविजन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट। सेक्शन 54 और सेक्शन 54F, ये दो सेक्शन थे जब आप अपनी प्रॉपर्टी बेच के अगर रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करते थे तो आपको उसका कैपिटल गेन का टैक्स बेनिफिट मिलता था। लोग बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बेच के, करोड़ों रुपया बेच के, और इसके इन सेक्शंस के अंदर अपना टैक्स बचा लेते थे। अब इन्होंने इसकी एक लिमिट कर दी कि आप 10 करोड़ रुपए तक का ही टैक्स का बेनिफिट ले सकते हो। इससे ये अंदाजा लगता है कि जो बड़े HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनको जो टैक्स देना चाहिए जहां पे वो बचा रहे थे, उस लूपहोल को बंद करने की बात की गई है यहां पर। लेकिन दूसरी साइड में जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिनको सरचार्ज लगता था, जिसकी वजह से हाईएस्ट टैक्स रेट 40 से ऊपर चला जाता था, उस सरचार्ज को थोड़ा सा कम किया गया है और वो हाईएस्ट टैक्स रेट 39% तक लाया गया है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये जलेबी की तरह घुमावदार है। एक तरफ लगता है कि बहुत बड़ा बेनिफिट मिल गया, आपके टीवी चैनल पे भी बड़ा बड़ा दिखाया जा रहा है कि 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, और ये सब ये नहीं है। ये इतना बड़ा बेनिफिट नहीं है जितना बड़ा डिस्प्ले पर हो मैं रहा एक है। क्लियरिटी आपसे चाहता हूं, स्पष्टता चाहता हूं दर्शकों के लिए प्रवीण जी, कि पहले जो टैक्स के संदर्भ में व्यवस्थाएं थी उसके अंतर्गत